हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन के इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हम सी के उन क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं जो कि किसी भी कैंपस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्शन। आपके पास तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रेक, रिटर्न और एग्जिट। आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम रिकर्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। फिलहाल आप इस ऑप्शन को ये मानकर चलिएगा कि यहाँ पे ओनली वन या फिर 1 और 2 दोनों ऑप्शन या फिर 1 2 3 तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये डी ऑप्शन यहाँ पे बाय मिस्टेक है, इसको मैं फ़िलहाल काट देता हूँ। केवल 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ रिकर्शन। जब भी किसी फंक्शन में हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लें, अगेन व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ देन इट बिकम रिकर्शन। रिकर्शन हमेशा एक इनफाइनाइट लूप की तरह काम करेगा अगर उसे हम एग्जिट ना करें या उसे हम ब्रेक ना करें। तो रिकर्शन को ब्रेक करने के लिए सी में केवल एक ही स्टेटमेंट होगा और वो क्या होगा हमारे पास, या तो रिटर्न या फिर एग्जिट। ओके, या तो हम रिटर्न करेंगे या फिर क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। रिकर्शन को हम ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए इसका एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। सपोज करिए हमने बना दिया शो नाम का फंक्शन और जिस पर इंटीजर हमने एक्स दे दिया और हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ देन परसेंटेज डी देन आई हैव प्रिंटेड एक्स। क्लियर। और यहाँ पर प्रिंट करने के बाद अगेन आई हैव कॉल्ड द स्टेटमेंट और मैंने यहाँ पास कर दिया सपोज कीजिए एक्स, या फिर x+1 कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर पास किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेम फंक्शन को सेम फंक्शन में कॉल किया हुआ है और यहाँ पर पहली बार कॉलिंग करने के लिए मुझे उसे मेन में कॉल करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया मैंने कुछ भी वैल्यू देकर शो को कॉल किया। जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी रिप्लेस बाय 1। यहाँ पर क्योंकि मैंने 1 दिया है तो पहली बार तो व्हेन प्रिंट होगा देन 1 प्रिंट करने के बाद ये फंक्शन स्वयं को फिर से कॉल करेगा। बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x+1 दैट मीन्स 2। तो अगली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो x की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। बट क्योंकि x की वैल्यू आ गई यहाँ पर तो x+1 दैट मीन्स फिर यहाँ अगेन फंक्शन कॉल होगा 3 आएगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए इसको पहले हम रन करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये देखिए कि ये इनफाइनाइट लूप चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसे कंट्रोल कैसे करना है। तो जब भी आपको रिकर्शन से बाहर आना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे एक कंडीशन देनी होगी। सपोज कि मुझे 100 तक प्रिंट करना है तो मैंने लिखा इफ़ x = 100 देन हम यहाँ पे 2 ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम लिख देंगे रिटर्न और या फिर हम लिख देंगे एग्जिट। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर मैंने एग्जिट किया तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैंने रिटर्न किया तो हमारा कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ और मैंने यहाँ लिख दिया फिनिश्ड। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया फिनिश्ड। तो होगा क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है इसलिए जैसे x की वैल्यू 100 होगी तो नीचे कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी और ना ही x+1 करने के बाद ये हमारे पास वापस कॉलिंग होगी। तो अब ये 99 तक मैसेज प्रिंट करेगा और मैंने ऐसे किया रन। तो देखिए लगातार प्रिंट हुआ और आखिरी वैल्यू आपको 99 दिखेगी। एक्चुअली हमने वहाँ पे /n या /t का यूज़ नहीं किया, स्पेस नहीं दिख रहा है, बट आप देख रहे हैं 99 के बाद यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिनिश्ड। ठीक है, क्या मैसेज आया, फिनिश्ड आया। बट अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट लिख दिया होता, यहाँ पर मैंने लिख दिया होता एग्जिट। एग्जिट के साथ हमेशा कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देनी होगी, स्पेशली ये वैल्यू 0+1 या फिर -1 में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए और मैंने इसे किया रन। अब देखिए 99 के बाद हमारा वो जो मैसेज मेन में लिखा था वो हमें नहीं मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम एक्चुअली पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया है। द
तो एक्चुअली यहाँ रिकर्शन ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन या प्रोग्राम ही ब्रेक हो गया। और अगर हम ब्रेक लगाएं तो ब्रेक यहाँ पर एरर देने वाला है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक का उपयोग केवल हम केस के साथ या फिर लूप के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एरर दिख रही होगी आपको। तो गाइज अगर इसका कोई सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काम तो दोनों कर रहे हैं, रिटर्न और एग्जिट, बट एक्चुअली जो आंसर होगा वो होना चाहिए क्या, राइट आंसर विल बी रिटर्न, क्योंकि ये सिर्फ ये पूछ रहा क्वेश्चन कि रिकर्शन से बाहर कैसे आना है, ना कि प्रोग्राम से बाहर कैसे आना है। तो राइट आंसर विल बी रिटर्न, ठीक है, आंसर नंबर बी। तो आप फिलहाल इस आंसर को दिमाग से हटा दीजिएगा, ये कोई मिसप्रिंट हो गए यहाँ पर, इस तरह से नहीं करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हुए हैं, और इन स्ट्रिंग वेरिएबल को देखिए, पहला वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू दी हुई है, बट एक्चुअली दीज आर द एरे ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर आप str1 में एरे का सिंबल देख रहे हैं और str2 में भी एरे का सिंबल देख रहे हैं। जब भी इस तरह की असाइनमेंट आप स्ट्रिंग में करते हैं तो एक्चुअली स्ट्रिंग कुछ इस तरह से असाइन होती है, देखते रहिएगा। यहाँ पर एक एरे बनेगा और उस पर अलग अलग इंडेक्स पर H, E, L, L और O, और लास्ट में /0 दैट में नल आ जाएगा। दैट विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इंडेक्स, इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी। सेम टू सेम यही चीज़ किस पे होने वाली है, दूसरे एरे पे होगी, और यहाँ भी इसी तरह से कुछ वैल्यू बनने वाली है। /0, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब 2 कंपैरिजन कर रहा है str1 इक्वल टू str2। याद रखें जब भी आप एरे के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप एरे के बीच में कंपैरिजन करेंगे इस तरह से, तो कभी भी एरे हमारी पूरी वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। हमेशा जब भी आप एरे को कंपेयर करेंगे तो इट विल कंपेयर द बेस एड्रेस। यहाँ पर बेस एड्रेस दोनों के पास एक चीज़ होगी, जब भी आप एरे बनाएंगे तो यहाँ पे समथिंग समथिंग मान लीजिए 5 5 5 5 2 कुछ भी हो गया, देन अगला क्योंकि इस कैरेक्टर तो एक एक बाइट के अंतर पे, देन ये 5 3 हो गया, देन ये 5 4 हो गया, इस तरह से वैल्यू। अब क्योंकि ये एड्रेस इसके पास हो तो सेम एड्रेस तो इसके पास होगा नहीं, हो सकता है इसका एड्रेस 5 5 6 4 समथिंग हो, देन 6 5, इस तरह से इनका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कंपैरिजन किसका कर रहा है, बेस एड्रेस का। तो दैट मीन्स इस वाले एड्रेस का और इस एड्रेस का कंपैरिजन हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये कभी भी सेम तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर विल बी इनइक्वल, एल्स वाला पार्ट चलेगा, और इसका आंसर क्या मिलने वाला है, इनइक्वल, ठीक है। चलिए इसे हम करते हैं रन और देखते हैं क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने कहा था थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको स्टेप 2 कर लेंगे हम, और अब हम इसे करेंगे रन। तो आप देख सकते हैं क्या मैसेज आ रहा है, अनइक्वल। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने रीज़न आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर एग्जैक्टली बेस एड्रेस का कंपैरिजन हो रहा है, ना कि स्ट्रिंग का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फटाफट आप इसका आंसर सोच लीजिए क्या आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिएगा पूरी पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास, इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू प्रिंट कराने की बात की है, इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स 4 की वैल्यू, दैट मीन्स आप इनको पहले काउंट कर लीजिए। देखिए ABCD ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग है तो इनकी इंडेक्सिंग 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अगर 4 की बात करें 0 1 2 3 4, तो ई प्रिंट होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो चलो इसको हम रन करके देख लेते हैं, क्योंकि जब आप डबल कोटेशन कोई वैल्यू लिखते हैं तो एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है और वो एरे बन जाती है, कैरेक्टर एरे बन जाएगा, और उस कैरेक्टर एरे की केवल एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर। तो प्रिंट भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, %C। अब हम इसे करके देखते हैं रन, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आ पा रहा है। ये देखिए ई आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर जब भी आप डबल कोटेड स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो एक कैरेक्टर एरे की तरह काम करेगी, और उनकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या आ सकता है, str हमने लिया हुआ है 7, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे स्टोर किया वैल्यू जिसका नाम है स्ट्रिंग, string।
और यहाँ पर परसेंटेज एस को प्रिंट किया हुआ है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग में परसेंटेज एस लगाते हैं उसकी होल वैल्यू प्रिंट हो जाती है। बट यहाँ पर एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि जो भी आपने लेंथ दी है उस लेंथ से जो आप वैल्यू दे रहे हैं -1 होनी चाहिए। -1 या उससे कम हो सकती, बट उस लेंथ या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ 6 ही कैरेक्टर और मैंने वैल्यू क्या दी है, साइज क्या दी है 7, तो बिना किसी समस्या के हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है। और प्रिंट भी क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, प्रिंट क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। समस्या तब आती है जब यहाँ पर वैल्यू बड़ी होती है और यहाँ पर जो हमारे पास साइज है वो कम है। तो कारण क्या है वो अब अगले क्वेश्चन में आएंगे तो उसका भी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैंने कैरेक्टर ch इक्वल टू 1 लिया हुआ है और यहाँ पर वह साइज निकाल के देनी है आपको, %d साइज ऑफ ch एंड साइज ऑफ a, इन दोनों की साइज आपको निकालनी है। तो सोचिए ज़रा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऊपर एक नोटिस दिया हुआ है कि ये जो आपको निकालनी साइज है टर्बो सी को के हिसाब से निकालनी, दैट मीन डॉस बेस कंपाइलर। डॉस बेस एंड विंडो बेस कंपाइलर में मेन अंतर आपको इंटीजर में देखने को मिलेगा। डॉस में इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि अगर विंडोज़ या GNU पे हम चलाते हैं तो इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर जब भी आप किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप लिखकर आप साइज निकालते हैं तो एग्जैक्टली आपको वही साइज मिलती है जो कंपाइलर स्पेसिफाइड है। दैट मीन्स कैरेक्टर की साइज यहाँ पर कितने बाइट है, 1 बाइट है। बट व्हेन यू फाइंडिंग आउट द साइज यूजिंग एनी कांस्टेंट तो थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि जब आप यहाँ ए लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कैरेक्टर बिलोंग्स इन इंटीजर फैमिली। और जब भी आप कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं तो इंटरनली इट विल बी कन्वर्टेड टू आस्की वैल्यू, और आस्की क्या होती है कि इंटीजर वैल्यू होती है। तो जब आप इस तरह से कांस्टेंट लिखेंगे तो ए का साइज ना दिखाकर एक्चुअली ये इंटीजर या उसके आस्की के हिसाब से साइज निकालेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या जूम करके चलेगा, 65। और 65 क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ पे अगर टर्बो पर है तो यहाँ पे 2 बाइट आएगा और पहले वाले पे 1 बाइट आएगा। तो 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी 1 and 2। लेकिन अब क्योंकि अगर मैं इसे टर्बो पे नहीं चला रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कोड ब्लॉक पे, तो इसका आंसर 1 and 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर है वो 4 बाइट साइज दे रहा है किसको, इंटीजर को। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देते हैं और अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सेमीकोलन भी मिसिंग है, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मैं उनको करेक्शन करने के बाद ये देखिए 1 and 4 यहाँ दिख रहा है, तो डॉस पे होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 and 2 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आ सकता है। कैरेक्टर एरे में स्टोर किया गया है द अफ्रीकन क्वीन, और यहाँ पर हमने अगेन पिछले जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्ट्रिंग जिसमें प्रिंट किया था उसी की तरह मैंने इस एरे को प्रिंट किया है। सोचिए ज़रा इसका आंसर क्या आएगा, द अफ्रीकन क्वीन आएगा, द आएगा या द अफ्रीकन आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अब देखिएगा ऑप्शन देख के कई बार हम गलत अंदाज़ा भी लगा देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि इसके आंसर हमारे जो ऑप्शन आपके मैच ना हो रहे हो, तो आपको अपना आंसर दिमाग में रखना है। और इस सिचुएशन में एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि साइज़ हमने दी हुई है कम और जो वैल्यू है वो है ज़्यादा। यहाँ साइज़ सिर्फ 11 दी है, बट अगर इसमें इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 प्लस स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11, देन यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 वर्ड हो रहे हैं और हमने साइज़ हमने सिर्फ कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। अब अगर आप इस तरह क्वेश्चन को रन करने वाले, पहले रन करके इसको देख लीजिए। द अफ्रीकन 9 आ रहा है, द अफ्रीकन 9 आ रहा है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप देखिए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी साइज आपने दी हुई है वहाँ तक के कैरेक्टर तो एग्जैक्टली आएंगे, लेकिन उसके बाद गार्बेज आएगा। इस सिचुएशन पे हमारे पास जो आंसर आने वाला है द अफ्रीकन तो आएगा ही, बट इसके साथ गार्बेज भी आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे गार्बेज नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन में, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है द अफ्रीकन एंड गार्बेज तो आप उसको ही टिक करेंगे। ओके गाइज, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है
और इस मल्टी डायमेंशन एरे में हमने 3 डायमेंशन एरे का एग्जांपल लिया हुआ है और आपको बताना है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, किससे प्रिंट करने वाले हैं, इंडेक्स ऑफ 0 ऑफ 2 ऑफ 1, तो क्या प्रिंट होने वाला है इस डेटा में से। जैसे देखिए डेटा भी लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, तो अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे परसेंटेज ओ लिखा हुआ, ओ फॉर ऑक्टल वैल्यू निकालनी है और आपको इन डेटा में से सेलेक्ट करके ये सोचना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप इस तरह का मल्टी डायमेंशन एरे बनाएंगे तो पहला वाला जो इंडिकेट कर रहा है वो ओवरऑल एरे की रोज को बता रहा है। टोटल रो डिपेंड हो जाएंगे एरे में 2, देन कॉलम होंगे 3 और उन कॉलम्स के अंदर अगेन कितने पार्टीशन होंगे, 2 बफर होंगे। तो अगर इसको हम नॉर्मली डिज़ाइन करें, पहले चलिए आपको डिज़ाइन करके पहले एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। 2 ऑफ 3 ऑफ 2 कैसे बनेगा, बनने को तो इस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ 3 ऑफ 2 बना हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप इसे बना दीजिए, ये 0 एंड 1, ये हो गया 2। अब इसके बाद 3 है, तो यहाँ पर एक बना देते हैं, तो ये हुआ 0 1 एंड 2। क्लियर है। अब एक डायमेंशन और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 और 3 एंड 2 दैट मीन्स ये जो हमने बनाए हुए हैं इनके अंदर अगेन एक पार्टीशन बना देते हैं। देखिए ये वाले, तो ये हो जाएगा 0 1, देन ये भी हो जाएगा 0 1। आप चाहे तो ऐसे बना दें वर्टिकली, और ये भी हो जाएगा 0 1। देन यहाँ भी क्या हो जाएंगे 0 1, देन क्या हो जाएगा 0 1 एंड देन हो जाएगा पार्टीशन 0 एंड 1। तो आप चाहें तो इसको, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा नेक्स्ट सबसे आखिरी वाले पे स्टोर होती है, तो इस तरह से बना लीजिए कि हमने मान लिया कि इसके अंदर अगेन ये क्या बन चुके हैं, एरे बन चुके हैं। अब इनमें स्टोर क्या होने वाला है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 लगातार है, तो 0 1, ये 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक तो ये तरीका है। और अगर आपको ये तरीका कठिन लगता है तो आप सीधे सीधे एरे बने रहेंगे, क्योंकि देखिए मेमोरी के अंदर किसी भी तरह का इस तरह का पार्टीशन नहीं होता, ये हम अपनी समझदारी के लिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले होल मेमोरी बकेट को आप डिवाइड कर दीजिए, तो दो पार्ट्स में 0 एंड 1। देन अब क्या कह रहा है 2 ऑफ 3, दैट मीन हर एक के अंदर कितने डेटा हैं, 3 डेटा हैं। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो इस तरह से पार्टीशन बना लें, या यहाँ भी आप वर्टिकली बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया, ऐसे बना दिया, या फिर ऐसे नहीं करना तो हम यहाँ भी क्या बना देते हैं 1 2 एंड 3, देन 1 2 और 3। तो ये हो गया इसके अंदर का 0 के अंदर का 0 1 2, ये मेन पार्टीशन हो गया आपका, ठीक है, ये वाला, और ये भी हो गया 0 1 2। देन अगला पार्टीशन क्या कह रहा है, देन 2, ठीक है, 2 ऑफ 3 ऑफ 2। तो अगेन यहाँ पर क्या बना देते हैं 2 2। देखिए यहाँ पर 2 बन गए, देन यहाँ भी पार्टीशन हो गया, देन यहाँ भी पार्टीशन हो गया, देन यहाँ भी पार्टीशन हो गया, देन यहाँ भी पार्टीशन हो गया। तो इस तरह से आप इनकी पार्टीशन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पार्टीशन। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, ये भी 0 1 और ये भी 0 1 एंड ये भी 0 1। क्लियर है। तो देखिए अब अगर हम वैल्यू बात करें तो असाइन क्या की हुई है, यहाँ से 0 से लेके 11 तक। देखिए ये हुआ 0 पर, ये 1 पे, ये हुआ 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये 0 का इंडेक्स बताइए, तो भाई ये 0 के, देखिए इस वाले 0 के, बाहर वाले 0 के, इस 0 इंडेक्स के 0 पर है, और ये 0 इंडेक्स के किस पर है, 1 पर है। अगर यहाँ बात करें तो 1 इंडेक्स के 0 पर है, मतलब 0 ऑफ 1 ऑफ 0, और ये 0 ऑफ 1 ऑफ 1 पर है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। समझाने के लिए मैंने दोनों तरीके बताए। तो मेमोरी में एग्जैक्टली कैसे बन रहा है वो आप इस तरह से डबल डायमेंशन या ट्रिपल डायमेंशन एक्चुअली बनता नहीं है, अपने समझने के लिए बनाते हैं। वहाँ तो सारी कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, सब लगातार बनी होती है, केवल एड्रेसिंग चेंज होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे प्रिंट क्या करना है, 0 ऑफ 2 ऑफ 1। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, 0 ऑफ, सबसे पहले वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये वाला 0 ऑफ 2 मतलब देखिए इस वाले ब्लॉक पे आ गए, और 0 ऑफ 2 ऑफ 1 मतलब हम किसकी बात करें, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, ये 5 प्रिंट होगा। अब क्योंकि पूछ रहा ऑक्टल वैल्यू क्या है,
तो भाई आपको तो ये पता ही है कि ऑक्टल 0 से 7 तक तो एज इट इज आते हैं जैसे हमारे डेसिमल में होते हैं, 8 और 9 नहीं आता। तो फिलहाल तो यहाँ तो 5 है, तो 5 तो एज इट इज प्रिंट हो ही जाना है। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए टेस्ट किया और अब हमने इसे किया रन। तो देख रहे हैं आप क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन और आपके पास है, सिंगल डायमेंशन एरे का क्वेश्चन है। ट्रिपल एक्स नाम का वेरिएबल है, मैंने उसकी साइज दी है 10 और एक वैल्यू असाइन की है 5। आपको बताना है कि इसके 1 इंडेक्स और 9th इंडेक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। सोचिए और फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने सोच लिया होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली जो वैल्यू है ये तो एक ही वैल्यू दी है जो कि 0 इंडेक्स पर हो जाएगी, बाकी वैल्यू गार्बेज आ सकती हैं। बट फ्रेंड्स आपको चीज़ बता दूं मैं कि जब भी किसी भी एरे को आप असाइन करते हैं और आपने केवल एक वैल्यू असाइन की, तो रिमेनिंग वैल्यू सारी की सारी किससे असाइन हो जाएंगी, 0 से असाइन हो जाएंगी। जितनी भी वैल्यू रिमेनिंग होंगी किससे असाइन हो जाएंगी, 0 से असाइन हो जाएंगी। दैट मीन्स कहानी कुछ इस तरह से बनने वाली है। ये हो जाएगा 5 देन 0 देन 0 देन 0 0 0 0, जितनी वैल्यू होंगी सबकी सब क्या हो जाएंगी, 0। तो देखिए 0 इंडेक्स पर तो 5 है, लेकिन 1 इंडेक्स से लेकर सभी इंडेक्स पर 9 तक क्या होने वाला, 0 0। तो आई थिंक यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, 0। क्लियर है। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो इसे हमने किया कॉपी और इसे करते हैं रन। तो देख सकते हैं आप वैल्यू क्या मिल रही है, 0 एंड 0। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सोचिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगेन हमने एक एरे बनाया हुआ है जिसमें 3 इंडेक्स के एरे बना है हमारे पास, 3 एलिमेंट की साइज, इसकी वैल्यू क्या स्टोर कर दी है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर बनाया हुआ है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू टेक द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे क्या साइन किया, ए। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी एरे में उस एरे के नाम को यूज करते हैं, नेम को यूज जब भी आप करेंगे, तो वो हमेशा अपनी बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। तो बेस एड्रेस दैट मीन्स यहाँ पर जो 1 का एड्रेस है वो किसको मिल जाएगा, पी को। अब देखिए प्रिंट क्या किया, परसेंटेज पी दैट मीन्स पॉइंटर, दैट मीन्स एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं हम 2 बार, एक बार पी के थ्रू और एक बार ए के थ्रू। ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों एड्रेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, या एरर आएगा या नथिंग आएगा। तो क्योंकि जो एड्रेस ए का है वही हम पी को दे रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं। जो भी एड्रेस होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि दोनों ही जो वैल्यू है वो एक ही जगह की हैं, एक ही वेरिएबल की हैं, बेस एड्रेस हैं, तो हमें सेम मिलने वाली हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर 00x0 FEF0, तो 0060 FEF0 दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, आप इसका आंसर सोचिए। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग बनाना सीखा था जिस पर हम एरे का सिंबल लगाकर स्ट्रिंग असाइन करते थे। स्ट्रिंग बनाने की दूसरी तकनीक ये भी है कि आप एज अ कैरेक्टर पॉइंटर बना दें और उस पर कोई भी वैल्यू असाइन करें। क्योंकि ये पॉइंटर बना हुआ है कैरेक्टर पॉइंटर, दैट मीन्स वैल्यू तो सारी असाइन हो जाएंगी, बट इसके पास एस के पास बेसिकली बेस एड्रेस रहेगा, किसका, इस एच का बेस एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो एच का बेस एड्रेस किसके पास है, एस के पास। नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर कैरेक्टर पॉइंटर और मैंने एस को असाइन किया। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें कि ये हेलो असाइन हुआ है पी में, नहीं, हेलो असाइन नहीं हुआ है। हेलो में से जो बेस एड्रेस है वो किसके पास आ गया, पी के पास। तो दोनों के पास बेस एड्रेस आ गया, एस के पास तो था ही, वही मैंने किसको दे दिया, पी को। अब अगर मैं परसेंटेज सी प्रिंट कर रहा हूँ, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मेरे पास बेस एड्रेस आ गया और मुझे एड्रेस नहीं वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप परसेंटेज पी यूज नहीं करेंगे। पिछले वाले प्रोग्राम में परसेंटेज पी यूज किया था क्योंकि पॉइंटर प्रिंट कराना था, एड्रेस प्रिंट कराना था। यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू प्रिंट करानी है, मैंने लिखा परसेंटेज सी। अब देखिए पी ऑफ जीरो एंड एस ऑफ 1,
तो क्योंकि देखिए p के पास बेस एड्रेस है और बेस एड्रेस ऑफ 0, 0 पर क्या हमारे पास h है, तो यहाँ पर h प्रिंट होगा और s ऑफ 1 में क्या प्रिंट होगा, e प्रिंट होगा। तो फाइनल आंसर विल बी h एंड e। ठीक है, जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा h एंड e, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो लेट्स चेक इट। देखिए इसे हमने किया रन और ये देखिए आपके सामने आउटपुट दिख रहा है, h एंड e मिल रहा है हमारी स्क्रीन पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। हमने s को लिया हुआ है और s का जो बेस एड्रेस है मैंने अगेन पॉइंटर p को दिया है, दोनों ही पॉइंटर हैं। अब इस बार हमने प्रिंट किया %c, यहाँ पे p+3 एंड s ऑफ 1 लिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जब भी आप किसी भी एड्रेस से आप वैल्यू निकाल के लाना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं। अगर वो कोई एरे है तो आप उसमें स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर लगा सकते हैं। स्क्रिप्टिंग इन द सेंस आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे p है तो p से वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो p के साथ आप 0, 1 कुछ भी लिख दें, या फिर अगर आप चाहें तो सिर्फ कंटेंट ऑफ p लिख दें। ये चीज़ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, दोनों का मतलब एक है। तो जब भी किसी के साथ आप कंटेंट लगा देते हैं एज अ प्रिंटिंग टाइम ऑफ वैल्यू, तब वो हमेशा वैल्यू देता है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ p को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, मुझे एड्रेस मिलने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, अगर मेरे पास एड्रेस है, सपोज ये p और p+1 किया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो भी बफर है उसका एड्रेस मिलने वाला है, वैल्यू नहीं मिलेगी, नेक्स्ट बफर का एड्रेस मिलेगा। p+2 किया तो मतलब नेक्स्ट सेकेंड बफर का एड्रेस मिलेगा। p+3 किया तो नेक्स्ट थर्ड बफर का एड्रेस मिलेगा। और अगर मैंने इसके आगे कंटेंट लगा दिया तो जो भी एड्रेस मिलेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और या फिर हमने अभी बताया, अगर आप कंटेंट ऑफ के बजाय आप सिर्फ चाहें तो स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर यूज़ करें तो भी वैल्यू मिल जाएगी। अब इस प्रोग्राम में देखिएगा p+3 लिखा हुआ है, p+3। अब यहाँ पे देखिए p के पास बेस एड्रेस h का एड्रेस है, +1 मतलब e, +1 मतलब l, +1 मतलब l। तो यहाँ पर एड्रेस किसका मिला, एड्रेस मिला यहाँ पे l का। और जब मैंने उसका कंटेंट निकाला उस एड्रेस का तो क्या मिला, उस एड्रेस पे l मिला। और s ऑफ 1 निकाला, s के पास भी बेस एड्रेस ही है, और 1 निकाला, दैट मीन 0 के अलावा 1 पे e है, तो ये मिलेगा e। तो फाइनल आंसर विल बी l एंड e होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हमने किया रन और ये देखिए आपके पास ऑप्शन आया है L एंड E। क्लियर। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन आपका उसी से रिलेटेड है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम सेम टू सेम रिलेशन में दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाए किस तरह से काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर केवल एक डिफरेंस आपको दिख रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है, p ऑफ 1 ना लिखकर 1 ऑफ p लिख दिया हुआ है। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या ये आंसर सही इनमें से कोई आएगा या फिर रन टाइम एरर आएगी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ लग सकता है कि ये एरर जनरेट करेगा कि आपने भी इंडेक्स बाहर लिख दिया और एरे का नाम अंदर लिख दिया स्क्रिप्ट के अंदर। तो सी के केस में दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है, सी के केस में दोनों ही वैलिड हैं। आप चाहें तो p देन 1 लिख दें इंडेक्स, या आप चाहें तो 1 ऑफ p लिख दें, दोनों ही इंडेक्स वैलिड है। दैट मीन दोनों ही सिचुएशन मुझे 1 इंडेक्स का डेटा मिलने वाला, और वो क्या है, e है। 0 पर h है, 1 पर e है, तो दैट मीन फाइनल आंसर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर डी, डबल e मिलेगा। e एंड e दोनों ही e को प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर e मिल रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, आप इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रख लीजिए, सी के केस में इस तरह से भी यूज हो सकता है, ये कोई एरर नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आप बताइएगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको इसका फाइनल आंसर सोचना है दिमाग में। सोच लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू दी हुई है एरे में, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, कंटेंट ऑफ एरे दिखाया है। देखिए एरे is an array, ARY is a variable of which type, array type,
और आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया जब भी आप इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे बिना किसी स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर का 0 1 2 3 दिए बगैर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो हमेशा ये बेस एड्रेस लेके आएगा। बेस एड्रेस मतलब पहले वाले इंडेक्स, पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस। अब लेकिन अगर उस बेस एड्रेस के आगे क्या लगा दिया जाए, कंटेंट, तो उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो वैल्यू पे क्या स्टोर है, 1 है। एड्रेस अगर मैं यहाँ कंटेंट हटा दूँ तो उसका 1 का एड्रेस आएगा कुछ ना कुछ, बट क्योंकि मैंने कंटेंट लगाया तो बेस एड्रेस की वैल्यू आने वाली, दैट में क्या होने वाला है, 1 प्रिंट होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या आया, 1 आया, देख रहे हैं आप। अब इसे में थोड़ा सा हम चेंज करके दिखा रहे हैं। देखिएगा अगर मैंने एरे +1 यहाँ लिख दिया, इसका मतलब है कि ये अगले बकेट का, अगले बफर के एड्रेस पे जाएगा और उसका क्या दिखाएगा, कंटेंट दिखाएगा। बट एक्चुअली इसको ऐसे कर दिया जाए तो अब क्या होगा कि अगले बफर का कंटेंट दिखाने वाला है, जो कि क्या स्टोर है मेरे पास, 2 स्टोर है। एक और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, मैं वैल्यू ही बदल दूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि 1 + 2 करके उसने 2 दिखा दिया होगा। इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ चेंज, देखिएगा। और अब देखते हैं क्या ये 20 प्रिंट करता है। तो ये देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है। इस तरह से आप समझिएगा कि अगर हम कंटेंट ना लगाएं तो क्या प्रिंट होगा, तो इस 20 का एड्रेस प्रिंट होने वाला है। ये भी देखिएगा, तो ये देखिए समथिंग समथिंग दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है। क्योंकि %d लिखा है इसलिए इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है, और अगर इसे %p लिख देंगे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको शो कर देगा। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि एरे में जब भी आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो एड्रेस को डिनोट करता है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इसी तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए इस सीरीज़ के साथ बने रहें। थैंक यू।